नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। नमस्ते। तो सर आज लास्ट डे है साल का। तो बात करते हैं 2024 की, लेकिन पहले मार्केट के बारे में देखते हैं। आज मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन था। आई थिंक 600 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इतना नीचे नहीं हुआ है। तो मैं पहले फिगर्स बता दूं। आज निफ्टी जो है 13.25 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है एट 23,658, और सेंसेक्स 109.12 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है एट 78,139। एक्टिव स्टॉक्स रहे कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI एंड रिलायंस। टॉप 5 गेनर्स रहे कोटक महिंद्रा, भारत इलेक्ट, ONGC, ट्रेंट एंड कोल इंडिया। टॉप 5 लूजर्स रहे अदानी एंटरप्राइज, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस एंड श्रीराम फाइनेंस। तो सर पहले मार्केट के बारे में बताइए कि व्हाट मूव द मार्केट टुडे। देखिए, ईयर एंड है, लास्ट सेशन था, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिली है। लेकिन मार्केट के अंदर जिस तरह से स्लगिशनेस चल रही है, अभी मैं रिपोर्ट रिसेंटली पढ़ रहा था कि सेबी की तरफ से जो सेबी ने टाइटनिंग करी है नॉर्म्स को लेके, तो 37% वॉल्यूम से है ड्रॉप हुआ है। तो देखिए, जो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ईयर एंड है, थोड़ा सा जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक हो सकता है मार्केट में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेडर्स वापस आएंगे और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो लग रही थी वैसी मुझे आगे आने वाले टाइम में दिखती नहीं है। लेकिन यस, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है लोअर लेवल पे। अगर हमने देखा था जो टॉप लगाया था उसके बाद में अभी 23,600 के आसपास ने निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, तो समवेयर अराउंड 23,000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। और ये सपोर्ट जो रहेगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी थोड़ा सा अभी ये रहेगा कि जनवरी फरवरी में होंगी, हमें ये सपोर्ट एक काफी मेजर रहेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर फर्दर हम लोग डाउनसाइड के पैनिक की बात करेंगे। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 20 तारीख तक, स्पेशली जब तक बाइंग नहीं, सॉरी, जब तक ट्रम्प की ओथ सेरेमनी कंप्लीट नहीं होती है तब तक थोड़ा सा हमें मार्केट के अंदर सजेशंस दिखेगी। फिर मार्केट के अंदर किस तरह से न्यू चीजें आती हैं, ट्रम्प की तरफ से किस तरह से डायरेक्शंस क्रिएट होते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो इस समय FII की तरफ से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है। लास्ट 4 इयर्स में 6,70,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। वहीं अगर DIS की बात करें तो DIS ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो इंडियन मार्केट अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ DIS ड्रिवन है। डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, रुपया ऑल टाइम वीक पे चला गया है, अभी 85 आ गया है। मार्केट में रूमर्स तो 100 की भी चली गई है कि अभी 100 कब क्रॉस करेगा, उसकी बैटिंग स्टार्ट हो गई है कि चलो शर्त लगाते हैं कि अभी 100 रुपए कब हो जाएगा। तो जिस तरह की चीजें इकोनॉमी में है, ड्रिवन है, एक्सपोर्ट्स में, GDP में, हर तरफ हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है कि ये वाला साल जो रहा है ये अच्छा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको अब सावधानी रखनी चाहिए। बजट सेशन भी है, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वार्टर है उसको हमको थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योर्ड होके चलना चाहिए, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। सर और बात करते हैं मार्केट के बारे में, लेकिन पहले हम सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज एंड देन वी टॉक अबाउट द मार्केट अगेन। इस हेडलाइंस शोक बिल्डकॉन की कई एसपीवी में हिस्सेदारी की बिक्री। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने कई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs में अपनी पूरी हिस्सेदारी को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक में बेचने का निर्णय लिया है। ये रणनीतिक कदम कंपनी की संपत्ति पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने और संसाधनों को अधिक लाभदायक उपक्रमों में पुनः आवंटित करने का उद्देश्य है। इन SPVs की बिक्री अशोका बिल्डकॉन को नए परियोजनाओं में निवेश करने और कर्ज को कम करने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करेगी, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। डाल्को ने मीनाक्षी कोयला खदान आवंटन प्राप्त किया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सफलतापूर्वक मीनाक्षी कोयला खदान का आवंटन प्राप्त किया है, जिससे कंपनी के संसाधन सुरक्षितकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और लागत लाभ प्राप्त होगा। यह आवंटन हिंडाल्को को अपनी संचालन के लिए कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने और उत्पादन लागत को कम करने में सक्षम बनाएगा। कोयला खदान का ये रणनीतिक अधिग्रहण हिंडाल्को की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिससे इसकी कच्चे माल की सुरक्षा और कुल दक्षता में सुधार हो सके। हांगकांग में IPO फाइलिंग में तेजी। 2024 के अंतिम व्यापारिक दिन पर हांगकांग ने IPO फाइलिंग में तेजी देखी, जिसमें कम से कम 6 कंपनियों ने अपने शेयरों की सूचीबद्धता की योजना की घोषणा की। हांगकांग के IPO आय ने इस साल 2023 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे निवेशकों की मजबूत रुचि और बाजार में विश्वास को दर्शाया गया है। IPO गतिविधि में यह वृद्धि हांगकांग की एक प्रमुख वित्तीय हब के रूप में स्थिति को उजागर करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को पूंजी जुटाने और अपने बाजार की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए आकर्षित करती है।
भारतीय घरेलू कर्ज अनुपात कम, आरबीआई की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरेलू कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। आरबीआई के संजय मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू कर्ज में वृद्धि की निगरानी की आवश्यकता है, लेकिन यह अभी तक चिंताजनक स्तर पर नहीं है। रिपोर्ट से ये भी सुझाव मिलता है कि कम कर्ज स्तर आगे की आर्थिक वृद्धि और उपभोक्ता खर्च के लिए एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक रिकवरी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज़। अंकित जी बताइए कि 2024 का साल ओवरऑल मार्केट के लिए कैसा रहा है? मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है? देखिए, मार्केट ने एक देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्म करा था। उसके बाद में मार्केट ने एक स्लगिशनेस है वापस ईयर एंड में दिखाई है, जो एक रेंज बाउंड हो गया है। देखिए, कंटिन्यूअसली मार्केट चल रहा था, इसने बहुत अच्छी रैली दी थी। कोरोना काल के बाद में कंटिन्यूअसली हमने अपसाइड रैली देखी थी। तो जिस तरह से मार्केट ने मूव करा था, थोड़ा-सा यहाँ पे सेटल होता हुआ दिख रहा है मार्केट। यस, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि पूरा मार्केट इस समय डीआईएस ड्रिवन है। तो डीआईएस जब तक खरीदारी कर रहे हैं, तब तक वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। लेकिन यस, अगर एफआईआई की बात करें, तो एफआईआई ने जो अपना रुख है वो चाइना की तरफ शिफ्ट करा है। चाइना में उनको थोड़ा-सा जो वैल्यूएशन है वो काफी लो मिल रही है। अगर ये सारी चीजें उनको बेनिफिट मिल रही हैं, तो यहाँ से उनका एग्जिट पॉलिसीज काफी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स पे इंडिया में आप इकोनॉमी देखें तो कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट है, और जिसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी, वो अभी हमको ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रही हैं। एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई है जहाँ पे हम इसको कोप अप कर सकें। तो एक्सपोर्ट्स वगैरह देख लिया जाए, या फिर जिस तरह की कंडीशंस हैं, जीडीपी भी हमने देखा है 5.4 आ गई है, और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि थोड़ा-सा और गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट्स में भी हो सकता है थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने को मिले। तो आईएनआर जिस तरह से वीक हो रहा है 85, तो मुझे लगता है कि केवल इस साल जो हमको बेनिफिट मिला है स्टॉक्स के अंदर को देखने को मिला, बहुत सारे स्टॉक्स चले हैं। तो फ्लक्चुएशन है, लेकिन फंडामेंटली अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिवन नहीं है कंट्री, क्योंकि डॉलर का जो इनपुट है वो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। अगर डॉलर इंडिया से अगर निकल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है। तो 2024 हमारे लिए अच्छा रहा है। एक लास्ट में जो सेबी ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो सेबी की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई हैं कि लॉसेस बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को हुए हैं, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उस कारण से थोड़ा सा सेबी ने स्टिक करा है, तो वॉल्यूम्स इन द ईयर 2024 दिसंबर में जाके कुछ कम हुए हैं। आगे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा देखना जरूरी होगा। जी। तो 2025 का अगर मैं पूछूं कि हाउ डू यू foresee the year to be for the market, तो आप क्या कहेंगे? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मेरा फोकस रहेगा कि 20th जनवरी किस टाइप से निकलती है, कि इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उसके जी। बाद वो किस तरीके के डिसीजन लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में लोग बोलते हैं चाइना के साथ में उनका काफी भेदभाव रहा है, चाइना के साथ में वो थोड़ा सा मनमुटाव उनका रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसी टाइम फ्रेम में जिस समय उनका सबसे ज्यादा प्रेशर चल रहा था, उस टाइम में चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। वापस से हम 2025 में चाइनीज रिकवरी देख रहे हैं। अगर चाइना मार्केट में रिकवरी होती है, तो डेफिनेटली जो मेटल प्राइसेस हैं उसके अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड में। सिल्वर एक मेरी फेवरेट कमोडिटी रहेगी जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में, तो आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है अभी भी काफी पॉजिटिव लगेंगे, रहेंगे। और 2025 में जो आईटी स्टॉक्स है उसके अंदर परफॉर्म करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़े दो रीजन है। पहला रीजन तो है कि अभी ट्रम्प ने रिसेंटली बोला है कि H1B जो वीजा है उसके अंदर वो बेनिफिट दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें एक आईटी जो है सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा, इंडियन से एम्प्लॉयमेंट भी जाएगा। और वहीं अगर बात करें तो आईएनआर अगर वीक होता है, तो ये सबसे पहले अगर बेनिफिट करता है तो आईटी इंडस्ट्री को करता है। जी। तो आईटी सेक्टर के अलावा कोई सेक्टर जो आप प्रॉमिसिंग देख रहे हैं 2025 में? देखिए, आईटी के अलावा अगर मैं प्रॉमिसिंग देख रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा अभी वही है, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हैं और सोलर स्टॉक्स हैं। ये आने वाले टाइम में काफी बेनिफिट करेंगे, क्योंकि इसमें सोलर की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिस तरह के फ्यूल प्राइसेस हैं। तो ये आने वाले टाइम में, तो देखिए 2025 एक बहुत छोटा समय हो गया है देखने के लिए, लेकिन आप आईटी की नजर से देख सकते हैं कि 2025 इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जाना है तो इस समय सोलर स्टॉक्स हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक्स जो है आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वहीं अगर बात करूं तो जो बेस मेटल प्राइसेस हैं, अगर रिवॉल्विंग मार्केट दिखता है हमको चाइना का, अगर मार्केट रिवॉल्व होता है चाइना का, तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी बेस मेटल के लिए भी। तो हेनजिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके जो स्टॉक्स हैं ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में। कमोडिटीज के बारे में क्या कहेंगे आप? 2024 में हमने काफी ऊपर जाते हुए देखा, तो 25 आपको क्या लगता है?
कमोडिटीज एक्चुअली मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो कमोडिटीज के अंदर देखिए एक्चुअली सबसे पहले तो ये है, गोल्ड ने इस साल बहुत अच्छी रैली दी है। तो हमने 30% की ऑलमोस्ट रैली देखी है, उसके बाद में एक साइडवेज हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन यस, सिल्वर मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी, अगर रिवाइवल, वही जो मैंने बात करी है, चाइना की तरफ से अगर रिवाइवल मिलता है, ग्लोबल मार्केट्स में डिमांड बढ़ती है, सोलर में डिमांड बढ़ रही है, तो चाइना की डिमांड की वजह से, सोलर पैनल की डिमांड की वजह से मुझे सिल्वर प्राइसेस के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सिल्वर 2023 में $19 की उसकी ब्रेक इवन पॉइंट था। इस समय जो कॉस्टिंग बढ़ के 2023 में के बाद 2024 में जो कॉस्टिंग हो गई है, वो 25 से $26 के आसपास हो गई है। तो मुझे लगता है कि 28.50 से 26.50 का मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ से वापस से एक अच्छी खासी अपसाइड रैली मिलेगी, और मुझे 2025 के लिए टारगेट जो रहेंगे $40 तक रहेंगे। वहीं अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल जल्द थोड़े टाइम में कहीं ना कहीं 6400 6550 तक के टारगेट्स आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेंगे। जी अंकित जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, मार्केट इस न्यू ईयर है, सबके लिए वैल्यूएशंस है, आज 31st है, तो सब लोग पार्टी हार्ड कर सकते हैं। और वापस से कल थोड़ा सा मार्केट स्लगिश रहेगा, स्टॉक मार्केट हो गया चाहे कमोडिटी मार्केट हो गया, लेकिन यस, उसके बाद में मार्केट में वापस से रुझान आएगा और वापस से नए लोग एंटर करेंगे और ज्यादा अच्छे से वॉल्यूम से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो अंकित जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।